जिस एक्टर को स्टेज पर गाते देख अमिताभ बच्चन भाव विभोर हो रहे हैं, वो कोई और नहीं बल्कि वही मासूम बच्चा है जो उस दिन अमिताभ बच्चन को देखने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आया था, जहां वो अपने फिल्मी करियर की एक नई पारी शुरू करने वाले थे। वो पहली बार किसी फिल्म के लिए बतौर गायक गाना गा रहे थे। ऋतिक रोशन ने इस शो के बाद बताया था कि मुझ में गायकी का टैलेंट तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस मैंने बिग बी से सीखा है। और हम बात जिस गाने की कर रहे हैं, उसे गाने से पहले तो अमिताभ बच्चन का कॉन्फिडेंस भी डगमगाया हुआ था। साल 1978 में जब अमिताभ बच्चन एक्टिंग के डॉन बन चुके थे, उनकी पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग बच्चों में भी तेजी से फैल रही थी। और तब मिस्टर नटवरलाल बना रहे प्रोड्यूसर टोनी और डायरेक्टर राकेश कुमार को ख्याल आया कि क्यों न फिल्म में एक गाना बच्चों के लिए भी रखा जाए। और इस मकसद से फिल्म के 5 गानों के बीच एक मेल सोलो भी रचा गया, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। वही राजेश रोशन जो अपने भतीजे ऋतिक को लेकर उस दिन स्टूडियो में आए थे कि चलो आज तुम्हें अमिताभ बच्चन को दिखाते हैं। फिल्म के बाकी गाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, अनुराधा पौडवाल, उषा मंगेशकर और आशा भोसले ने गाए थे। चूंकि उस दौर में किशोर कुमार अमिताभ बच्चन की आवाज बन चुके थे, ऐसे में इस नए सोलो सॉन्ग के लिए किशोर से बेहतर और कौन हो सकता। लेकिन यहाँ राजेश रोशन ने एक चैलेंज फ्लैश किया। गाने में आधा संवाद है और आधा सुरताल के साथ गाना। अगर संवाद अमिताभ बच्चन बोलते हैं और गाना किशोर कुमार गाते हैं तो थोड़ी मिसमैचिंग हो सकती है। तब राकेश कुमार और टोनी ने हवाला दिया फिल्म कभी कभी के उस गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इसमें संवाद वाला हिस्सा तो अमिताभ के गले से निकला था, जबकि धुनों की सुरमई आवाज गायक मुकेश की थी। और ये गाना इतना हिट और पॉपुलर हुआ कि कई लोग आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये गाना अमिताभ ने गाया है या मुकेश ने। और फिर यही ये आइडिया आया कि चूंकि ये गाना चिल्ड्रन स्पेसिफिक है और अमिताभ बच्चन का नरेशन इसे लीड करता है, तो क्यों नहीं इसे अमिताभ बच्चन से ही गवाएं। और तभी फिल्म मेकर्स को साल 1976 में छपा मुकेश का एक इंटरव्यू याद आया, जिसमें उन्होंने अमिताभ की आवाज़ की तारीफ की थी और कहा था कि कभी कभी के बाद मैंने फिल्म अदालत के प्रोड्यूसर से कहा था कि मेरा ये गाना अमिताभ बच्चन गाते तो कहीं ज़्यादा बेहतर होता। ये थोड़ी अवधी भाषा और देहाती टोन का गाना था, जिसमें अमिताभ बच्चन माहिर थे और राज कपूर की होली पार्टी में उनकी गायकी से भी लोग वाकिफ थे। अब टोनी, राकेश कुमार और राजेश रोशन में सहमति बन गई कि मिस्टर नटवरलाल का ये गाना अमिताभ बच्चन ही गाएंगे। लेकिन जब ये बात अमिताभ बच्चन को बताई गई कि किशोर दा वाला गाना तो अब आपको गाना है, तो वो थोड़ा झिझके। पूरा म्यूजिक ट्रैक किशोर दा, लता दी और रफ़ी साहब जैसे लीजेंड से भरा था। ऐसे में वो खुद को इसमें फिट नहीं पा रहे थे, लेकिन फिल्म मेकर्स और संगीतकार के बार बार जोर देने पर वो मान गए। गीतकार आनंद बख्शी और राजेश रोशन के साथ 1-2 बैठकें हुई और अमिताभ ने अभ्यास शुरू कर दिया। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। उनके मन में एक खटक भी थी कि एक ही गाना सही, पर वो उस किशोर कुमार को रिप्लेस करने जा रहे हैं जिन्होंने उनके लिए पहली बार जब 1970-71 में संयोग फिल्म का ये गाना गाया, तो शायद उन्हें पता भी नहीं था कि किस एक्टर पर फिल्माया जाना है। ये तेरा जिसने बनाया वो। यहाँ तक कि मोहम्मद रफ़ी जो गाने से पहले अभिनेता के नाम, कदकाठी और पर्सनालिटी को समझ बूझ कर ही गाते थे, अमिताभ के लिए पहली बार गाए इस गाने में सिर्फ यही जानते थे कि किसी न्यू कमर पर फिल्माया जाना है। अदा ये नजर ये जहां में कहीं है। और इन दोनों ही गानों पर अमिताभ की औसत अदाकारी देख कोई भी कह सकता है कि उन दिनों गानों पर लिपसिंग या ट्यूनिंग बनाए रखने का दबाव अमिताभ बच्चन पर ही रहा होगा, ना कि इन 2 लीजेंड्स पर। और जब ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं, तो इन 2 गायकों को इस बात से क्या मतलब था कि उनके गाए पर किसने कैसी एक्टिंग की। और हम ले चलते हैं आपको कुछ और आगे। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रफ़ी साहब और किशोर दा को ये बताया गया कि इसे अमिताभ बच्चन गाने जा रहे हैं, तब तक अमिताभ बच्चन अदाकारी का सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। जाहिर है इन दोनों गायकों ने उन्हें प्रोत्साहित ही किया और उस दौर में ये कोई अचंभा नहीं था। कई बड़े एक्टर जो प्रोफेशनली सिंगर नहीं थे, अपनी फिल्मों में 1-8 गाने गा चुके थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस गाने को जिस तरह से गाया, उस
उसकी उम्मीद न किशोर कुमार को थी और ना ही मोहम्मद रफ़ी को। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। ये गाना भले ही चार्ट बस्टर न कहा जाए, लेकिन इस गाने की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उन दिनों रेडियो और टीवी पर यह खूब बजा और खूब देखा गया। खासकर बच्चों के लिए ये उस दौर का सबसे हिट गाना था। किशोर कुमार ने इस पर एक रिएक्शन में यहां तक कह डाला था कि अमित ने इस गाने को जैसे डील किया, शायद मैं भी नहीं गा पाता। अमिताभ के लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट था, लेकिन इससे भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट रफ़ी साहब की ओर से आने वाला था। अमिताभ की गायकी का स्वाद और बॉक्स ऑफिस पर उसके असर को देखते हुए अब तो उनसे गवाने की होड़ लग गई। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला। उन्हें एंग्री यंग मैन बनाने वाले प्रकाश मेहरा ने 1981 में आई फिल्म लावारिस में जब उनसे गवाया, तो फिर उनके फिल्मी गॉडफादर कहे जाने वाले मनमोहन देसाई कैसे पीछे रहते। अरे चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ तेरे पाँव पड़ता हूँ। उन्होंने उसी साल गायकी के बेताज बादशाह और अदाकारी के शहंशाह के बीच एक जुगलबंदी सी करा दी। फिल्म नसीब के इस मेल डुइट सॉन्ग में उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ अमिताभ बच्चन को गवाने का फैसला किया, और खुद अमिताभ बच्चन की माने तो रफ़ी साहब के साथ गाने की बात सुनकर मैं इतना घबरा गया कि रिकॉर्डिंग से पहले की रात तो मुझे नींद नहीं आई। लेकिन दोस्तों, जब ये दोनों हस्तियां रिकॉर्डिंग रूम में मिली तो हंसी मजाक में लिया गया एक फिल्मी प्रयोग एक चार्ट बस्टर गाने में बदल गया। तू जाने मन है जाने जिगर है, जिसने फिल्म को ब्लॉकबस्टर ही नहीं, उस साल की दूसरी सबसे कमाऊ फिल्म बना दिया। और जब अमिताभ के दो गॉडफादर उनकी गायकी को भुनाने में लगे हों, तो तीसरे यानी यश चोपड़ा पीछे क्यों रहते। सिलसिला में अमिताभ से दो गाने गवाकर उन्होंने एक तरह से रिस्क लिया होगा, लेकिन ये दोनों ही कल्ट बन गए। नीला आसमां सो गया और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और ये गाना तो इतना हिट, इतना पॉपुलर हुआ कि आज इसके बिना पूरे देश में होली नहीं मनाई जाती। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। खैर, हम लौटते हैं जरा उस फिल्म पर जिससे बात शुरू हुई थी। जून 1979 को जब मिस्टर नटवरलाल रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर वैसा ही धमाल मचाया जैसा अमिताभ की पिछली कई फिल्में कर चुकी थी। ये सुपरहिट फिल्म साल की टॉप ग्रॉसर फिल्मों में रही, और इसने उस मिथक को भी तोड़ दिया कि अमिताभ बच्चन की हालिया सुपरहिट फिल्में मल्टी स्टारर थीं। जिस नामी ठग नटवरलाल से प्रेरित होकर यह फिल्म बनाई गई थी, उसकी छाप तो इस फिल्म पर नहीं दिखी, लेकिन लोग वर्षों तक इस फिल्म के नाम से ही उसे भी याद करने लगे। फिल्म का सबसे हिट गाना किशोर लता का ये डुइट सॉन्ग था। बाकी गाने भी पॉपुलर हुए, और ये गाना तो अमिताभ बच्चन को सिंगर बनाने के लिए इतिहास में दर्ज हुआ। खुदा की कसम मजा आ गया। वैसे आगे चलकर वर्षों बाद भी अमिताभ ने कुछ एक गाने गाए जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। मेरी मखना मेरी सोनिए है चनबलिए। तो यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।